हेलो, मेरा नाम आशुतोष निराला है और मैं आप लोगों को फिजिक्स पढ़ाने वाला हूँ। आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं मास डेंसिटी और चार्ज डेंसिटी के बारे में कि आखिर मास डेंसिटी क्या होता है, वो कितने टाइप के होते हैं और किस तरह के ऑब्जेक्ट के लिए कौन से मास डेंसिटी डिफाइन होता है। सेम उसी तरह हम लोग चार्ज डेंसिटी के केस में भी देखेंगे कि चार्ज डेंसिटी कितने टाइप के होते हैं और वो किस तरह के ऑब्जेक्ट के लिए किस तरह की चार्ज डेंसिटी हम लोग डिफाइन करेंगे। ठीक है, अगर मास डेंसिटी की बात करें तो 11th में जैसे सेंटर ऑफ मास हो जाता है, सर्कुलर मोशन, रिजिड बॉडी डायनेमिक्स जिसे रोटेशनल मोशन के नाम से भी जानते हैं, उसमें मास डेंसिटी का ज़्यादातर यूज किया जाता है। जबकि वहीं अगर हम चार्ज डेंसिटी की बात करें तो जब आप 12th में जाएंगे या फिर अगर 12th में आप है तो आप देख पा रहे होंगे कि इलेक्ट्रोस्टैटिक जो चैप्टर है उसमें बहुत सारा चार्ज डेंसिटी बहुत तरह की, एक तो लीनियर, सरफेस जो भी है हम लोग अभी डिस्कस कर लेंगे, वहाँ पे चार्ज डेंसिटी का टर्म आता है जहाँ पे हम लोग को चार्ज डेंसिटी यानी छोटे से एक एलिमेंट लेते हैं उस पर कितना चार्ज है वो फाइंड करना होता है। अब ये छोटा सा एलिमेंट क्या है ना, या छोटा सा सरफेस एरिया या छोटा सा जो वॉल्यूम है वो क्या है, अभी हम लोग उसके बारे में डिस्कस करने वाले हैं। तो यहाँ पे हम लोग दोनों को कंपेयर करते हुए देखेंगे। आप देख पाएंगे कि मास डेंसिटी में जहाँ m लिखा होगा चार्ज डेंसिटी में वहीं पे q होगा। क्यों? क्योंकि मास को m से डिनोट करते हैं और चार्ज को किससे डिनोट करेंगे? q से। इसीलिए मास को सिंपली किससे रिप्लेस कर देंगे? चार्ज से। बाकी जितने भी कैलकुलेशंस होंगे मास डेंसिटी के केस में सेम कैलकुलेशन, यहाँ तक कि जो फाइनल रिजल्ट आएगा वो भी सेम आएगा चार्ज डेंसिटी के केस में। और जब हम लोग कंपेयर करके किसी चीज़ को पढ़ते हैं तो वो लंबे टाइम तक चलता है। तो चलिए सबसे पहले हम लोग हेडिंग डालेंगे मास डेंसिटी और चार्ज डेंसिटी, फिर उसके बारे में हम लोग आगे बात करते हैं। मास डेंसिटी, ठीक है। उसके बाद वहीं अगर राइट साइड बात करें तो क्या कौन सी हेडिंग डालेंगे? चार्ज डेंसिटी, क्योंकि हम लोग मास डेंसिटी और चार्ज डेंसिटी दोनों को एक साथ कंपेयर करते हुए सीखेंगे। तो चलिए हम लोग सबसे पहले मास डेंसिटी की बात करेंगे, फिर चार्ज डेंसिटी की बात करेंगे। अब चलिए इसमें आगे बढ़ने से पहले ये समझना ज़रूरी है कि मास डेंसिटी और चार्ज डेंसिटी जो हम पढ़ने वाले हैं उसमें आखिर कितने टाइप के डेंसिटी पढ़ेंगे। तो देखिए हम लोग बेसिकली यहाँ 3 टाइप्स के डेंसिटी पढ़ेंगे, जिसमें अगर हम मास की बात करें तो लीनियर मास डेंसिटी पहला आ जाएगा, दूसरा सरफेस मास डेंसिटी और तीसरा वॉल्यूम मास डेंसिटी। वहीं पे अगर हम चार्ज डेंसिटी की बात करें तो जैसा कि आप मास डेंसिटी में जानते हैं लीनियर मास डेंसिटी था, तो वही चीज़ यहाँ मास किससे रिप्लेस हो जाएगा? चार्ज से। हमने स्टार्टिंग में ही बोला था कि ये दोनों एक दूसरे से जुड़ी हुई है। जहाँ मास डेंसिटी में मास होगा सेम चार्ज डेंसिटी में क्या हो जाएगा? मास चार्ज से रिप्लेस हो जाएगा। यानी चार्ज डेंसिटी में हमको कौन कौन से डेंसिटी के बारे में पढ़ना है? लीनियर चार्ज डेंसिटी, सरफेस चार्ज डेंसिटी एंड वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी। ठीक है, तो आप नाम देख पा रहे होंगे सबका नाम बराबर है, बस किससे? मास जो है वो चार्ज से रिप्लेस हो गए हैं। ठीक है, तो चलिए हम लोग सबसे पहले हेडिंग डालेंगे लीनियर मास डेंसिटी, क्योंकि हम लोग मास डेंसिटी में बात कर रहे हैं। ठीक है, तो लीनियर मास डेंसिटी सबसे पहली बात है इसमें समझने के लिए कि ये जो लीनियर मास डेंसिटी है वो किस टाइप के ऑब्जेक्ट के लिए हम लोग फाइंड करेंगे, क्योंकि हमारे पास तो 3 तरह के डेंसिटी है, लीनियर, सरफेस, वॉल्यूम, है ना। तो आखिर ये 3 टाइप की जो डेंसिटी है वो ऑब्जेक्ट के बेसिस पे ही तो होगा कि हम लोग किस टाइप के ऑब्जेक्ट के लिए किस टाइप की डेंसिटी फाइंड आउट करते हैं। तो हम लोग यहीं पे सबसे पहले समझेंगे लीनियर मास डेंसिटी के बारे में कि ये जो लीनियर मास डेंसिटी है वो किसके लिए, किस तरह के ऑब्जेक्ट के लिए फाइंड करते हैं और वो कितना होता है और उसको फाइंड कैसे करते हैं। तो देखिए जैसा कि आप नाम से देख पा रहे होंगे यहाँ क्या नाम है? लीनियर। तो लीनियर से क्या माइंड में आता है? लेंथ से आ रहा है। जैसा कि मान लीजिए ये मार्कर है, मार्कर में हम ये कहते हैं ना कि मार्कर जो है वो कुछ लेंथ है, कुछ भी हो सकता है, तो इसको हम लेंथ डिफाइन कर रहे हैं ना मार्कर का। तो हम लोग कुछ और ये नहीं कहते कितना मोटा मार्कर है, हम लोग सीधा कहते हैं यार कितना छोटा, ये कितना छोटा मार्कर है या कितना बड़ा मार्कर है, ऐसा हम लोग कहते हैं ना, बिल्कुल कहते हैं। यानी हम लोग जो यहाँ बात करते हैं वो किसकी बात करते हैं? लेंथ की, केवल लेंथ की बात हो रही है। तो यहाँ से क्या समझ में आया कि लीनियर मास डेंसिटी उस तरह के ऑब्जेक्ट के लिए हम लोग फाइंड करेंगे जिसका केवल लेंथ डिफाइन होगा। यानी जिस ऑब्जेक्ट के लिए हम लोग किसकी केवल बात करेंगे? लेंथ के बारे में बात करेंगे। ठीक है, तो जैसा कि देख लीजिए एग्जांपल के लिए कि हम लोग देख लेते हैं, मान लीजिए रॉड है, तो अगर कोई रॉड है तो देखिए हम लोग सीधा क्या कहते हैं? कितना लंबा रॉड है या कितना छोटा, क्या, ठीक है, मतलब कितना छोटा रॉड है। ठीक है, तो हम लोग इस रॉड के बारे में किसकी बात कर रहे हैं? केवल लेंथ की बात कर रहे हैं ना। तो हम लोग इसके लिए क्या डिफाइन करेंगे? कौन सी डेंसिटी? लीनियर मास डेंसिटी, क्योंकि इसमें केवल देखिए इसका मास होगा, कुछ लेंथ होगा,
है ना, इसमें विड्थ वगैरह कुछ ऐसा डिफाइन नहीं करते हैं, तो केवल मास या लेंथ है, यानी केवल लेंथ डिफाइन है ना इसके लिए, तो इसके लिए लीनियर मास डेंसिटी डिफाइन होगा। अब वो कितना होगा और उसको कैसे फाइंड करेंगे, तो चलिए सब इसको फाइंड करने के लिए सबसे पहले हम लोग इसका डेफिनेशन देख लेते हैं, जो कि इसके नाम में ही है। अब यहाँ पे देखिए क्या लिखा है, लीनियर मास डेंसिटी। तो अगर हम लोग सीधी सीधी लैंग्वेज में बात करें ना, तो यूनिट लेंथ में जितना मास होगा उसी को हम लोग लीनियर मास डेंसिटी बोलेंगे, सिंपल सी बात। और उसी को अगर हम लोग थोड़ा सा अंग्रेजी बना के बोल देंगे तो क्या है, मास प्रेजेंट इन यूनिट लेंथ, यानी मास पर यूनिट लेंथ। 3 टाइप से हम लोग बोल सकते हैं ना। तो आप इतना समझिए सीधा कि यूनिट लेंथ में जितना मास प्रेजेंट होगा, है ना, उसी को लीनियर मास डेंसिटी बोला जाता है। अब यूनिट लेंथ की बात हो रही है ना, तो चलिए उसको हम लोग कैसे देखते हैं। तो बचपन में हम लोग पढ़े होंगे, हिंदी में तो एक एक नियम बोलते थे, है ना, बाकी देख लीजिए इंग्लिश में आप। तो देखिए एल लेंथ में समझ में तो आ ही जाएगा, नाम पता होना हो। एल लेंथ में कितना मास है, एम, जो कि यहाँ है। देखिए एल लेंथ में कितना मास है, एम, ठीक है, यहाँ दिमाग लगाने वाली बात नहीं है। अब अगर इधर एल को इधर ले जाए तो इधर 1 बचेगा, तो यही यूनिट का मतलब 1 तो होता है। तो यूनिट लेंथ में m/l, देखिए यही हो गया। तो हम लोग अभी डिफिनीशन देखे थे ना कि लीनियर मास डेंसिटी क्या होता है, जो मास यूनिट लेंथ में प्रेजेंट होता है ना। तो यूनिट लेंथ में कितना मास प्रेजेंट है, m/l, तो यही हो गया ना लीनियर मास डेंसिटी। अब देखिए यहाँ पे इतना लंबा लीनियर मास डेंसिटी इज इक्वल्स टू m/l नहीं लिखेंगे, हम लोग इसको कुछ स्टैंडर्डाइज कर देते हैं। लीनियर मास डेंसिटी को किससे डिफाइन करते हैं, लेमडा से। किससे, लेमडा से, यानी लीनियर मास डेंसिटी को शॉर्टकट में क्या बोलते हैं, लेमडा। तो यहाँ हम लोग सीधा लिखेंगे लेमडा इज इक्वल्स टू क्या हो गया, m/l, सिंपल, और कुछ नहीं। यही हमारा हो गया क्या, हमारा नहीं मतलब रॉड का, है ना। ये कितना हो गया, लीनियर मास डेंसिटी m/l, समझ में आ गया। अब देखिए हम लोग एग्जाम्पल फाइंड करके देख लेते हैं। अब एग्जाम्पल में क्या है समझने वाली बात, तो ये सबसे ज़्यादा, ये फॉर्मूला सीखने से ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये एग्जाम्पल सीखना है। रिजिड बॉडी मैकेनिक्स देखते हैं तो वहाँ पे हम लोग एक छोटा सा एलिमेंट लेते हैं जिसका मास फाइंड आउट करते हैं, है ना। ये तो आसान है, लीनियर मास डेंसिटी सीखना तो आसान है, पर हम लोग जो बेसिकली वहाँ पे छोटा मास लेते थे और उसका जो फाइंड करते हैं स्मॉल एलिमेंट का मास, वो इसी के रिलेशन से आता है। तो बेसिकली हम लोग को मास, जो छोटा सा एलिमेंट था उसका मास निकालना आना चाहिए। तो वो कैसे हम लोग फाइंड करेंगे, तो जैसा कि रॉड लिया था, यही रॉड लेते हैं, एग्जाम्पल में हम लोग ले लेते हैं, ठीक है। क्या है, रॉड, जैसा कि हम लोगों ने लिया था, जिसका मास m और लेंथ l गिवन है। अब हम लोग क्या करेंगे, इस पर एक छोटा सा एलिमेंट लेंगे, छोटा सा एलिमेंट। कौन सा एलिमेंट लेंगे, तो देखिए जिस तरह से बहुत सारे पॉइंट मिलके एक लाइन बना देता है, क्लियर है, उसी तरह से हम कह सकते हैं जो छोटा छोटा जो एलिमेंट होगा, बहुत सारे अगर डीएम एलिमेंट को, कौन से एलिमेंट को, डीएम एलिमेंट को, जिसका जो थिकनेस है वो dx ले लेते हैं, सबका इक्वल है। अगर इस तरह से सबको ऐड कर दे तो हम कह सकते हैं ना कि ये जो है वो रॉड की तरह ही है। तो रॉड जो है वो छोटे छोटे मास एलिमेंट से ही मिलकर बना हुआ है ना। तो ये छोटा एक एलिमेंट जो होगा उसका कितना मास होगा, वही हम लोग फाइंड आउट करेंगे यहाँ पे। यही तो समझने वाली बात है कि वो छोटा सा जो एलिमेंट है उसका मास कितना होगा। तो वो एक छोटा सा एलिमेंट जो होगा जिसका थिकनेस कितना होगा, कितना है, dx, और जिसका मास कितना है, dm। तो हम लोग यहाँ पे क्या फाइंड करने वाले हैं, dm की वैल्यू, ठीक है। तो हम लोग जानते हैं कि लेंथ जो है इसके लिए लीनियर मास डेंसिटी डिफाइन होगा। तो यहाँ पे जो मास होगा, मास इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, लीनियर मास डेंसिटी इनटू लेंथ। कौन सा लेंथ, जितने लेंथ में हम मास फाइंड कर रहे हैं। तो यहाँ देखिए डीएम की वैल्यू कितनी होगी, डीएम की अगर हम बात करें तो सिग्मा हो गई लीनियर मास डेंसिटी, क्लियर है, इनटू लेंथ। कौन सा लेंथ, जितने लेंथ में मास फाइंड करना है। तो देखिए छोटा सा जो एलिमेंट लिया उसका लेंथ कितना है, dx। तो हम सिंपल क्या करेंगे, यहाँ dx कर देंगे। अब देखिए यहाँ सिग्मा की वैल्यू पता है क्या होता है, मास पर यूनिट लेंथ, यानी यूनिट लेंथ में कितना मास है। तो वो कितना था, लेमडा इज इक्वल्स टू m/l, यानी m क्या था, मास ऑफ रॉड। तो इस रॉड का मास कितना है, m, बाई इसका लेंथ कितना है, l। ये हो गई यूनिट लेंथ में मास इनटू dx, यानी dx लेंथ में आ गया dm। तो यहाँ से क्या फाइंड हो गया, dm। हम लोगों को यही फाइंड आउट करना होता है रोटेशनल मोशन में, ठीक है, यही dm फाइंड आउट करना होता है। यहाँ से क्लियर है कि लीनियर मास डेंसिटी क्या होगा। अब देखिए लीनियर मास डेंसिटी जब समझ में आ गया तो लीनियर चार्ज डेंसिटी समझना बहुत ही आसान है, ठीक है। वो कैसे, तो यहाँ पे जहाँ जहाँ m लिखा हुआ है, अब उसको क्या करिए
क्यू से रिप्लेस कर दीजिए। क्यू से क्यों? क्योंकि हम लोग चार्ज को क्यू से डिनोट करते हैं। क्यू से रिप्लेस कर दीजिए तो देखिए dm यहाँ से dq फाइंड हो जाएगा ना, छोटा सा एक चार्ज, तो dq इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, q बाई एल इंटू डी एक्स। ये आप अभी समझिए, वो कैसे आएगा हम लोग अभी देखते हैं। तो dq इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, q बाई एल इंटू डी एक्स। आंसर पता है, अब वो कैसे आया हम लोग वो देखने की कोशिश करते हैं। तो देखिए जिस तरह से हम लोग लीनियर मास डेंसिटी पढ़े थे, उसी तरह इसमें फर्स्ट पॉइंट क्या पढ़ेंगे, लीनियर चार्ज डेंसिटी। क्या डेंसिटी? लीनियर चार्ज डेंसिटी। ओके, अब जिस तरह से यहाँ पे लीनियर मास डेंसिटी को लैम्डा से डिनोट किए थे, सेम उसी तरह लीनियर चार्ज डेंसिटी को भी लीनियर मास डेंसिटी यानी लैम्डा से ही डिनोट करते हैं। इसमें कोई डाउट नहीं होना चाहिए, ठीक है। केवल नाम में फ़र्क है, यहाँ चार्ज है यहाँ मास है, ठीक है। तो यहाँ भी क्या करेंगे, हम एक रॉड लेंगे जिस पे कुछ चार्ज है, ठीक है। कोई ये है चार्ज Q, कितने लेंथ में, L लेंथ है। हमने बोला था जहाँ मास लिखा है उसको क्या करना है, चार्ज के केस में Q से रिप्लेस करना है। तो ये हो गया। अब जिस तरह से यहाँ पे डिफिनीशन देखे थे लीनियर मास डेंसिटी का, सेम उसी तरह से लीनियर चार्ज डेंसिटी का सोचिए। तो यहाँ पे क्या होगा, चार्ज प्रेजेंट इन यूनिट लेंथ, या इसी को दूसरे टर्म में बोलेंगे तो चार्ज पर यूनिट लेंथ, है ना। तो इसका क्या मतलब हुआ, तो यहाँ पे अगर हम बात करें तो L लेंथ में कितना चार्ज है, Q, यूनिट लेंथ में कितना हो जाएगा चार्ज, Q बाई एल। ये तो बचपन में पढ़ा था ना, कुछ याद आ रहा होगा अगर, तो Q बाई एल हो गया। तो यहीं पे ये जो Q बाई एल है, यही तो है यूनिट लेंथ में जो चार्ज प्रेजेंट है वो Q बाई एल है, ठीक है। इसी को तो यूनिट लेंथ में जितना चार्ज प्रेजेंट होता है उसी को तो लीनियर चार्ज डेंसिटी बोलते हैं, और उसको हम लोग लैम्डा से डिनोट करते हैं। तो यहाँ सिंपल क्या लिख देंगे, लैम्डा इज इक्वल्स टू Q बाई एल। क्लियर है। देखिए अगर लीनियर मास डेंसिटी समझ में आ गया था तो ये सेम है, एकदम सेम जाएगा। हमने स्टार्टिंग में ही बात की थी, केवल लीनियर मास डेंसिटी ही नहीं, सरफेस मास डेंसिटी और वॉल्यूम मास डेंसिटी ये सब भी बिल्कुल एज इट इज होगा, केवल मास जो है वो चार्ज से रिप्लेस हो जाता है, ठीक है। अब देखिए जिस तरह से यहाँ पे फाइंड किए सेम उसी तरह से फाइंड किए, अब हम सेम एग्जाम्पल उसमें भी लेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे अभी आप देखिए लीनियर जो मास डेंसिटी चार्ज डेंसिटी है वो भी किसके, केवल लेंथ, जिस ऑब्जेक्ट के लिए केवल लेंथ डिफाइन होगा उसी के लिए डिफाइंड होगा, क्योंकि ये लीनियर है, ठीक है। तो यहाँ हम लोग क्या करते हैं, एक वायर है या मान लीजिए रॉड ही है, रॉड में भी तो चार्ज होता है ना, तो Q इंटू एल, इस पर टोटल चार्ज मान लीजिए Q है और लेंथ L है। अब हम लोग क्या करते हैं, अब इसमें टोटल चार्ज यहाँ से लेके यहाँ तक कितने चार्ज है, Q। तो मान लीजिए अगर इस पर हम छोटा सा एलिमेंट लेते हैं, क्या लेते हैं, छोटा सा एलिमेंट जिसका थिकनेस dx होता, कंप्लीट रॉड पे कितना चार्ज था, Q। तो ये छोटा सा एलिमेंट पे भी तो कुछ चार्ज होगा ना, बिल्कुल होगा, उसको हम मान लेते हैं dq है। हम लोग को यही dq फाइंड करना है, जो छोटा सा एलिमेंट लिए हैं उस पर आखिर ये चार्ज dq जो है वो कितना है, ठीक है। तो हम लोग इसको कैसे फाइंड करेंगे, देखिए dq इज इक्वल्स टू क्या होगा, इसका लीनियर चार्ज डेंसिटी इंटू लेंथ। कौन सा लेंथ, जितने लेंथ पे हमको चार्ज फाइंड करना है। तो ये देखिए dq इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, हम लैम्डा अभी फाइंड किए थे वो कितना था, यूनिट लेंथ में जितना चार्ज प्रेजेंट था Q बाई एल इंटू डी एक्स। यही क्या हो गया, dq। ध्यान से देखिए मास के केस में और चार्ज के केस में दोनों का एज इट इज सेम आया कि नहीं आया, क्लियर है। तो देखिए जिस तरह से लीनियर चार्ज डेंसिटी दोनों एक दूसरे से एकदम एज इट इज सेम है, उसी तरह से सरफेस चार्ज डेंसिटी हम लोग अब देखते हैं और उसको भी फाइंड आउट करते हैं और दोनों को कंपेयर करके देखने की कोशिश करते हैं। तो चलिए हम लोग सेकेंड पॉइंट में डिस्कस करने वाले हैं सरफेस मास डेंसिटी, ठीक है। और फिर उसी को रिलेट करेंगे किससे, सरफेस चार्ज डेंसिटी से। तो चलिए अब मास डेंसिटी के केस में सेकेंड हेडिंग डालेंगे, सरफेस मास डेंसिटी। कैसा मास डेंसिटी, सरफेस मास डेंसिटी। अब जिस तरह से लीनियर मास डेंसिटी को लैम्डा से डिनोट करते थे, उसी तरह इसको भी हम किसी स्टैंडर्ड टर्म से डिनोट कर देते हैं, उसको हम लोग बोल देते हैं सिग्मा, ठीक है। जिस तरह लीनियर के केस में लैम्डा बोला था, सरफेस के केस में सिग्मा बोल देते। देखिए 100 से सरफेस, 100 से सिग्मा, ऐसा बोल सकते हैं, बिल्कुल बोल सकते हैं। जिस तरह एल से लीनियर, एल से लैम्डा, ऐसा भी समझ सकते हैं, ठीक है। वॉल्यूम के केस में मैच नहीं होगा, पर इस दोनों केस में आप याद रख सकते हैं, ठीक है। तो अब हम देखते हैं सरफेस मास डेंसिटी क्या होता है, इसका क्या मतलब होता है और इसको फाइंड आउट कैसे करते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट, ये इसको किस तरह के ऑब्जेक्ट के लिए फाइंड किया जाता है, ठीक है।
तो चलिए हम लोग सबसे पहले समझते हैं कि किस तरह के ऑब्जेक्ट के लिए फाइंड आउट किया जाता है सरफेस मास डेंसिटी। तो यहाँ देखिए नाम से ही क्लियर है, सरफेस। जिस तरह से लेंथ था तो वो लेंथ के लिए डिफाइंड था, ये सरफेस है, यानी इसमें कहीं ना कहीं सरफेस वाली टर्म से जुड़ी हुई डेफिनेशन होगी इसकी, बिल्कुल होगी। तो देखिए हम लोग सीधा मुद्दे पे जाते हैं। सरफेस मास डेंसिटी है, इसका कहने का मतलब ये हुआ कि यूनिट सरफेस एरिया पे, कौन से एरिया पे भैया, क्या फिर से ज़रा रिपीट करिएगा प्लीज़। हाँ बिल्कुल करेंगे। यूनिट सरफेस एरिया पे जितना मास प्रेजेंट होगा उसी को हम लोग सरफेस मास डेंसिटी बोलते हैं। इसी को दूसरे टर्म में कैसे बोल सकते हैं, मास पर यूनिट एरिया, मास पर यूनिट एरिया, ठीक है। जैसा कि लेंथ में हम लोग लीनियर मास डेंसिटी के केस में क्या देखा था, मास पर यूनिट लेंथ, यानी पर यूनिट लेंथ में कितना मास है। सेम उसी तरह सरफेस मास डेंसिटी के केस में पर यूनिट एरिया में कितना मास है, वही हमारा सरफेस, हमारा नहीं मतलब वो जो, तो सरफेस मास डेंसिटी क्या होता है, पर यूनिट एरिया में जितना मास प्रेजेंट होता है उसी को सरफेस मास डेंसिटी बोला जाता है। तो सरफेस मास डेंसिटी जो होगा वो ऐसा ऑब्जेक्ट जिसका हम लोग एरिया फाइंड आउट करते हैं। क्या बोल दिया ये, क्या फाइंड आउट करते हैं, एरिया, है ना। यानी जो सरफेस मास डेंसिटी होता है वो वैसा ऑब्जेक्ट के लिए डिफाइन होता है जिसका हम लोग एरिया फाइंड करते हैं। तो फिर ये कौन सा ऑब्जेक्ट हो गया, ऐसा जरा नाम बताइएगा प्लीज। तो देखिए वो जैसे आप कह सकते हैं डिस्क, ध्यान से देखिए डिस्क, ये अगर कोई डिस्क है ऐसा, अगर कोई डिस्क है तो इसमें थिकनेस तो नहीं होता ना, तो हम लोग इसका क्या फाइंड करते हैं, अगर इसका रेडियस आर गिवन होता है तो हम इसका क्या लेंथ निकालते हैं, कभी नहीं। इसका क्या फाइंड करते हैं, डिस्क का एरिया, वो कितना होता है, पाई आर स्क्वायर, ठीक है। ये हो गया फर्स्ट केस। क्योंकि इसमें मास जो होगा, मान लीजिए डिस्क का कुछ मास होगा, ये मास जो है वो कहाँ डिस्ट्रीब्यूटेड है, इसके सरफेस पे, सरफेस पे ही तो है, ठीक है। अब दूसरा केस देख लेते हैं एग्जांपल। मान लीजिए एक होलो स्फीयर है, कैसा स्फीयर, होलो स्फीयर। अब वो होलो स्फीयर कैसा होता है, जैसा फुटबॉल होता है ना। वो फुटबॉल कैसा होता है, अंदर से खाली होता है, यानी फुटबॉल का जो मास होगा, जो यहाँ हम मान लेते हैं एम, ठीक है, यानी फुटबॉल का जो मास है वो कहाँ है, क्या फुटबॉल के अंदर है, हो ही नहीं सकता ना, क्योंकि फुटबॉल के अंदर तो खाली है, तो मास कैसे हो सकता है। जहाँ पे कोई मटेरियल होगा वही तो मास होगा। तो फुटबॉल पे मटेरियल, उसका फुटबॉल में जो भी लेदर यूज किया जाता है वो कहाँ होता है, उसके सरफेस पे होता है ना, बाहर से जहाँ गोल होता है इस तरह से वहाँ होता है। यानी जो उस फुटबॉल का मास है वो कहाँ है, उसके सरफेस पे है ना, उसके बीच में हो ही नहीं सकता क्योंकि उसके बीच में तो खाली है। तो इसीलिए मास, सरफेस मास डेंसिटी जो है वो किसके लिए डिफाइंड हुआ, जिसके लिए हम लोग एरिया फाइंड करते हैं। तो देखिए होलो स्फीयर जैसे होता है तो हम लोग इसके लिए क्या फाइंड करते हैं, होलो स्फीयर के लिए एरिया फाइंड करते हैं ना, कितना वो होता है 4 पाई आर स्क्वायर। अगर याद होगा तो आप इसको रिलेट कर पा रहे होंगे, वो ए इज इक्वल्स टू क्या हो गया 4 पाई आर स्क्वायर। क्लियर है। तो यहाँ तक इतना समझ में आ गया कि सरफेस मास डेंसिटी क्या होता है, हम लोग किस तरह के ऑब्जेक्ट के लिए फाइंड करते हैं। अब चलिए समझते हैं कि आखिर इसको फाइंड करते कैसे हैं। चलिए ये तो समझ में आ गया कि ये होता क्या है, ठीक है, ये भी समझ लिया कि आखिर ये हम लोग फाइंड किसके लिए करते हैं। लेकिन अब ये तो बताओ कि आखिर ये फाइंड करेंगे कैसे। तो कोई बात नहीं, अभी हम लोग डिस्कस कर लेंगे कैसे फाइंड करते हैं, ठीक है। तो अभी हम लोगों ने होलो स्फीयर का बात किया था या डिस्क का बात किया था, तो चलिए हम लोग एक डिस्क ले लेते हैं। क्या ले लेते हैं, डिस्क। ऐसा कोई डिस्क होगा, तो डिस्क है तो इसका ये टोटल मास कहाँ होगा, इसके सरफेस पे, है ना। क्योंकि डिस्क सीडी का कैसेट देखे होंगे ना बचपन में, जो डीवीडी में लगा के प्ले होता था, है ना। डीवीडी खोलते थे, उसके अंदर घुसेड़ते देते, है ना, फिर प्ले करते थे, वो घूमते रहता था ऐसे, वही हो गया एक तरह से। या रोटी समझिए, रोटी जो है जब बेलते हैं ऐसे, जब फूला हुआ नहीं जिस टाइम रहता है, जब बेलते हैं तो उस समय भी कह सकते हैं ना कि वो एक डिस्क की तरह है, क्योंकि उसका सरफेस एरिया, जो आटा जितना भी होता है वो पूरा इस तरह से डिस्ट्रीब्यूटेड होता है ना, उसका थिकनेस बहुत कम होता है। सेम डिस्क उसी तरह का है, ठीक, जिसका मास m और रेडियस r, ये दोनों गिवन है। अब हम लोग को यहाँ पे फाइंड करना है सरफेस मास डेंसिटी। तो जैसा कि हम लोग अभी डिस्कस किए थे कि सरफेस मास डेंसिटी क्या होता है, वो मास जो यूनिट एरिया में प्रेजेंट हो। तो देखिए यहाँ पे क्या होगा, ये इसका एरिया कितना है, अगर हम इसकी एरिया की बात करें तो जो भी होगी, मान लेते हैं इसका एरिया a है, इसका एरिया a है, तो a एरिया में कितना मास है, m मास, तो यूनिट एरिया में कितना हो गया m/a। तो ये यही तो होता है सरफेस मास डेंसिटी कि यूनिट एरिया में कितना मास है। और हम लोग सरफेस मास डेंसिटी को किससे डिनोट किए हैं, सिग्मा से। तो सिंपल यहाँ सिग्मा इज इक्वल्स टू क्या हो गया m/a, इसको याद रखेंगे। इसमें याद रखने वाली तो बात ही नहीं है, सीधा समझ लेंगे।
है ना। हम लोग जो एग्जाम्पल देख रहे हैं ना, मेन हमारा वही है, ये तो बच्चों वाली है। मेन जो हम लोगों को फाइंड करना पड़ेगा, वो जो हम लोग एग्जाम्पल में देख रहे हैं वो हम फाइंड करेंगे। तो चलिए, जैसा कि डिस्क लिए थे, हम लोग फिर से डिस्क के लेते हैं ताकि इस एग्जाम्पल अच्छे से समझ में आए। अब देखिए, ये इस तरह से मास डिस्ट्रीब्यूटेड है डिस्ट्रीब्यूटेड इस पर। अब हम लोग क्या करेंगे, इसको समझने की कोशिश करते हैं, ये डिस्क जो है आखिर किस तरह की एलिमेंट से मिलके बना होगा। जिस तरह से अभी रॉड के लिए हम लोग फाइंड किए थे, छोटा सा एलिमेंट लिए थे dx थिकनेस का, वो हमने जो एलिमेंट लिया था वो सर्कल क्यों नहीं लिया था, dx थिकनेस का ही क्यों लिया था? क्योंकि रॉड जो है वो लेंथ, छोटे छोटे लेंथ से ही तो मिलके बनेगा, इसलिए मैंने छोटा सा एलिमेंट लिया जिसका लेंथ लिया था। अब देखिए, ये जो डिस्क है, ये जो डिस्क है वो हम कह सकते हैं कि इस तरह से जो रिंग होगा, यानी बहुत सारे छोटा छोटा बड़ा छोटा ऐसे रिंग, ऐसे यानी चूड़ी जो लेडीज पहनती है, इस तरह से छोटा छोटा रिंग जो होगा, इस तरह से मिला के, इस तरह से बहुत सारे रिंग को अगर एक साथ लार्ज नंबर ऑफ रिंग को अगर ऐसा एक तरह से कंबाइन करें, अलग अलग रेडियस के रिंग को, तो ये सेम शेप बनता हुआ दिख रहा है डिस्क। यानी हम कह सकते हैं कि ये जो हमारा डिस्क बना है वो छोटे छोटे रिंग से मिलकर बना हुआ है, ठीक है। जिसका क्या है, देखिए, एक छोटा सा आर ले लेते हैं, इसका रेडियस, छोटा सा एक रिंग लिया आर। अब नेक्स्ट लेयर क्या लिया, एक इससे बड़ा सा रेडियस, तो इसका अगर रेडियस आर लिया तो हमने क्या किया, छोटा सा इंक्रीजमेंट किया ना रेडियस में, ताकि इस तरह से धीरे धीरे इंक्रीज होते हुए क्या करे, इस तरह से एक डिस्क का शेप ले ले। तो ये जो सेकेंड रेडियस जो हमने लिया है, जो दूसरे रिंग वाले का, उसका आर प्लस डी आर, यानी छोटा सा आर इंक्रीज किए हैं केवल, ठीक है। तो इस तरह से लिया है। तो हम लोग अब क्या करेंगे, इसमें जो एलिमेंट लेंगे वो कैसा एलिमेंट लेते हैं, जिस तरह के एलिमेंट से मिलकर वो बना होता है। तो डिस्क किस तरह के एलिमेंट से मिलकर बना होता है, रिंग टाइप के एलिमेंट। तो हम लोग इसमें कैसा एलिमेंट लेंगे, रिंग वाला एलिमेंट, जिसका थिकनेस कितना होगा, डी आर, क्योंकि ये आर था अंदर वाला रिंग, उसके बाहर वाला जो जस्ट बाहर वाला रिंग लिया उसका कितना एक्स्ट्रा रेडियस इंक्रीज किया, डी आर। तो ठीक है, तो हम लोग अब इसमें हम लोग क्या करेंगे, कैसा एलिमेंट लेंगे, रिंग लेंगे, ठीक है। तो चलिए इसका रिंग ले लेते हैं, इसका मास m और रेडियस r गिवन है, ऐसा गिवन होगा। अब हम लोग क्या करेंगे, सेंटर से ऐसा इस सेंटर से क्या किया, r डिस्टेंस पे गया और एक रिंग लिया, फिर उसके बाद एक दूसरा रिंग लिया जो कितने पे है, r प्लस डी आर, यानी ये इसका जो थिकनेस होगा रिंग का वो कितना होगा, डी आर। समझ में आ रहा है, इस तरह का एलिमेंट। अब हमें बेसिकली इसी एलिमेंट के बारे में बात करेंगे जो छोटा सा एलिमेंट लिया है, कि वो आखिर वो जो छोटा सा एलिमेंट है उसका मास कितना होगा, यानी हमारा डीएम कितना होगा, ठीक है। तो चलिए इस छोटे से एलिमेंट का बात करते हैं, और छोटे से एलिमेंट हम लोग मान लेते हैं इसका जो मास है वो डीएम है, तो हम लोग को डीएम ही तो फाइंड करना है। तो क्या करेंगे, डीएम इज इक्वल्स टू सरफेस यूनिट एरिया में कितना मास है वो, यानी वो सरफेस सिग्मा होता है, सरफेस मास डेंसिटी, सिग्मा इनटू कितना एरिया में फाइंड करना है। तो मान लेते हैं कि ये जो डीएम है और ये छोटे वाले एलिमेंट का जो एरिया है वो डीए है, तो हम लोग को क्या फाइंड करना है, डीए में फाइंड आउट करना है। क्लियर है। अब वो डीए कितना होगा ये समझना है। तो देखिए, अब डीए अगर समझना है तो ये देखिए, ये रिंग है इस तरह से, हम क्या करते हैं, इसको और इसको काट देते हैं। यहाँ से अगर कैंची ऐसे लगा के काट दे रिंग को, तो यहाँ से लेके यहाँ तक एक वायर की तरह हो जाएगा ऐसे। अगर हम ये काटा हो, यहाँ से मान लीजिए यहाँ से इस रिंग को काट दिए, ठीक है, क्या किए, यहाँ से काट दिए। अब हम इस दोनों छोर को पकड़ते ऐसे सीधे कर देते हैं, क्या कर देते हैं, सीधा। तो जब इस रिंग को काट के यहाँ से सीधा करेंगे तो कुछ इस तरह का दिखेगा। ध्यान से समझिए, देखिए मेन हमारा समझने वाला यही है, क्योंकि यही हमको फाइंड आउट करना पड़ेगा। ये तो बहुत आसान है, सिग्मा हम लोग कैसे फाइंड करते हैं, m/a कर देंगे, सिग्मा निकल जाएगा। लेकिन जो हमारा मेन कैलकुलेशन में आने वाला है वो यही डीएम कैसे फाइंड करते हैं, यही हमारा काम आएगा अभी और आगे भी, ठीक है। तो इसको ध्यान से समझेंगे। हमने ये छोटा एलिमेंट कैसा लिया था, जिस तरह के एलिमेंट से मिलकर ये डिस्क बना था वैसा एलिमेंट लिया, ठीक है। अब हमने डीएम छोटे वाले एलिमेंट का मास और छोटे वाले एलिमेंट जो होगा इसका कुछ थिकनेस है, तो कुछ ना कुछ एरिया कवर कर रहा होगा, है ना। और वैसे भी हम लोग सरफेस मास डेंसिटी देख रहे हैं, तो ये किस तरह के ऑब्जेक्ट के लिए डिफाइन होता है, जिसके लिए हम लोग एरिया की बात करते हैं। तो यहाँ पे डी लिया हम लोगों ने। अब देखिए इसी को क्या किया, छोटे वाले, इसका बेसिकली एरिया फाइंड करना है अभी फिलहाल, उसके बाद डीएम फाइंड करेंगे। तो हमने इसे यहाँ से कट किया और सीधा किया, तो इस तरह से कुछ दिखेगा। इसी दोनों छोर को ऐसे मिला देंगे, ठीक है। अगर मान लीजिए इस छोर को 1 नाम दे देते, इस छोर को 2, तो यही तो है हमारा 1 और ये 2।
1 और 2 को इस तरह से मिला देंगे तो ये इस तरह से रिंग बन जाएगा, बिल्कुल बन जाएगा, ठीक है। अब देखिए इसका ये जो थिकनेस है वो कितना होगा, जितना इस रिंग का थिकनेस था वो कितना था, dr, बिल्कुल सही, इसमें कोई बुराई वाली बात नहीं है। अब इसके बाद थिकनेस तो पता चल गया, अब ये लेंथ कितनी है ये फाइंड करना है। तो देखिए लेंथ की अगर हम बात करें तो ये कह सकते हैं कि r रेडियस का ये एक सर्कल टाइप का है, तो इसका जितना पेरीमीटर होगा उतना ही तो इस रॉड का लेंथ होगा, क्योंकि ये ही मिलके ऐसे तो सर्कल टाइप का बना था, ठीक है। तो 2πr होता है, 2π इंटू रेडियस, इस छोटे वाले रिंग का रेडियस कितना है, स्मॉल r, तो ये लेंथ जो होगा वो कितना होगा, 2π स्मॉल r। क्लियर है। अब देखिए यहाँ से हम dA फाइंड कर सकते हैं। dA क्या होगा, तो ये एक रेक्टेंगल टाइप का है जिसका कुछ थिकनेस है और लेंथ है, तो रेक्टेंगल का एरिया कितना होता है, विड्थ इंटू लेंथ, विड्थ हमारा कितना है dr है, लेंथ कितना है 2πr, तो एरिया कितना हो गया, लेंथ 2πr इंटू dr। ये समझ में आया, यही समझना है, इसको जरा ध्यान से समझ लीजिएगा, ठीक है। अब देखिए dA फाइंड हो गया, सिग्मा हम लोग यहाँ से जानते हैं, तो हम लोग क्या करेंगे, dm यहाँ से इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं। वो dm कितना होगा, तो सिग्मा देखिए कितना है, m/a, तो m अपॉन एरिया, इसका देखिए डिस्क का एरिया क्या होता है, πr², अभी अभी देखा था हम लोगों ने, तो एरिया होता है πr², ये तो चलिए सिग्मा आ गया, ठीक है। अब dA की जगह क्या करेंगे, जो यहाँ पे फाइंड किए हैं, 2πr इंटू dr। क्लियर है। अगर ये क्लियर है तो समझ लीजिए आपका चार्ज डेंसिटी के केस में भी क्लियर है, सरफेस चार्ज डेंसिटी भी आपका क्लियर है, ठीक है। अब चलिए अब इसी को रिलेट करने की कोशिश करते हैं सरफेस चार्ज डेंसिटी के साथ। तो इसमें भी दूसरा एग्जांपल, दूसरा पॉइंट क्या लिखेंगे, सरफेस चार्ज डेंसिटी, सरफेस चार्ज डेंसिटी, ठीक है। अब देखिए सरफेस मास डेंसिटी को हमने सिग्मा नाम दिया था, तो यहाँ पे भी सिग्मा नाम देंगे, क्या दिक्कत है, मास केवल चार्ज से रिप्लेस हुआ तो क्या हुआ, शॉर्टकट हमारा अभी भी वही रहेगा, कौन बार बार अलग अलग याद रखेगा, है ना, एक याद रखो, दोनों केस में रखो। अब हम इसमें भी सिग्मा फाइंड करेंगे, तो इसमें भी सेम क्या करते हैं, यही डिस्क लेंगे, जैसा कि इसमें हमने क्या बोला था स्टार्टिंग में, अगर मास डेंसिटी समझ जाते हैं तो आपको चार्ज डेंसिटी समझने में टाइम नहीं लगेगा, क्योंकि जहाँ जहाँ मास है वहाँ उसमें केवल चार्ज आ जाएगा, बाकी सब कुछ वही रहेगा। मान लीजिए एक डिस्क है जिस पे टोटल चार्ज कितना है, Q, जिसका रेडियस r है, ऐसा गिवन है, ठीक है। तो सरफेस चार्ज डेंसिटी किसको बोलेंगे, जैसा सरफेस मास डेंसिटी बोला था, तो इस केस में क्या बोलेंगे कि चार्ज पर यूनिट एरिया, यानी पर यूनिट एरिया में कितना चार्ज प्रेजेंट है ना, चार्ज प्रेजेंट इन पर यूनिट एरिया। तो मान लेते हैं इसका एरिया कितना है A, तो A एरिया में कितना चार्ज है टोटल इस डिस्क पे, Q, तो Q लिख दिया, ठीक है। अब देखिए यूनिट हमको फाइंड करना है यूनिट एरिया में, तो यूनिट एरिया में कितना हो जाएगा, Q/A, यही होता है सरफेस चार्ज डेंसिटी, ठीक है। तो हम लोग यहाँ पे सरफेस चार्ज डेंसिटी को सिग्मा से डिनोट किए थे, तो यहाँ पे भी सिग्मा कर देंगे, सिग्मा इज इक्वल्स टू क्या हो गया, Q/एरिया, ठीक है, जहाँ पे Q जो है वो टोटल चार्ज प्रेजेंट ऑन डिस्क, यानी डिस्क पे टोटल चार्ज कितना है, अपॉन एरिया, डिस्क का टोटल एरिया, यानी ये Q जो है वो जितने एरिया पे प्रेजेंट है वो एरिया है यहाँ पे, ठीक है। ये हमारा ये सिग्मा आ गया, हमारा नहीं डिस्क का, ठीक है। इस डिस्क का कितना है सिग्मा, Q/A, इसको ध्यान से देखेंगे। हाँ तो चलिए अब हम लोग को ये समझ में आ चुका है कि सरफेस चार्ज डेंसिटी कैसे फाइंड करते हैं। इसको हम लोग क्या करेंगे, एग्जाम्पल से, देखिए एग्जाम्पल नहीं है, ये गोल्डन की है, आप इस पर जितना स्टार लगाएं वो कम है, इस केस में भी और इस केस में भी, आप जितना चाहे उतना स्टार लगा लीजिए, क्योंकि मेन हमारा फाइनली यही फाइंड आउट करना है ना, तो ये समझ में आना बहुत ज़रूरी है। तो चलिए हम लोग सरफेस चार्ज डेंसिटी निकालना सीख लिया। अब हम लोग देखते हैं कि ये जो डिस्क है, हम लोग अभी भी बात किया था कि रिंग से मिलकर छोटे छोटे एलिमेंट से बना होगा, तो ये जो छोटा सा एलिमेंट होगा उस पर कितना चार्ज प्रेजेंट होगा, ठीक है, वही हम लोग फाइंड करेंगे। तो हम लोग इसमें भी क्या कर सकते हैं, एक डिस्क लेते हैं, क्या लेते हैं, डिस्क, जिसका मास और रेडियस गिवन होगा, क्लियर है। सॉरी, इस केस में क्या मास गिवन होगा, नहीं, गलती नहीं करना है, चार्ज डेंसिटी है तो चार्ज गिवन होगा ना, ठीक है। अब ये देखिए इसका सरफेस कितना ये है। अब हम लोग को क्या फाइंड करना है, इसमें जो छोटा एलिमेंट लेंगे उस पर टोटल चार्ज है ना, कि छोटा सा एलिमेंट पे कितना चार्ज होगा। मान लीजिए छोटा सा एलिमेंट हमने जो लिया, सेंटर से r डिस्टेंस पे गया और कितने थिकनेस का, dr थिकनेस का एक छोटा सा प्यारा सा नन्हा सा एलिमेंट लिया, dr थिकनेस का, क्लियर है। मान लीजिए ये जो dr हमने ये छोटा सा एलिमेंट लिया है उसका जो इस पर टोटल चार्ज है वो dq है,
और इसका थिकनेस तो हम लोगों को पहले ही लिख लिए हैं, dr है। तो हम लोग को फाइनली dq फाइंड करना है, ठीक है। और ये जो छोटे सा एलिमेंट है उसके लिए dA भी फाइंड करना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि हम लोग जब dq फाइंड करेंगे तो यहाँ dA, जिस तरह से यहाँ मास के केस में dA की ज़रूरत था, यहाँ पर भी तो dA की ज़रूरत पड़ेगी, बिल्कुल पड़ेगी। तो dA फाइंड करना पड़ेगा। तो dA सेम यही है, सेम कि ये जो रिंग है उसका थिकनेस है, इसको कट करिए, फिर इसको तान के ऐसे सीधा कर दीजिए जैसे इसमें देखे थे। तो एरिया dA भी सेम जैसे इसमें फाइंड किए थे वैसे ही इसमें हो जाएगा। तो यहाँ पे dA क्या हो जाएगा, 2πr इंटू dr। क्लियर है? इसमें समझ में थे हम लोग, है ना। तो सेम इसका यूज यहाँ पे भी कर लेंगे, सेम प्रोसेस। अब हम लोग को dm फाइंड करना है। सॉरी, बार बार dm लिख दे रहा हूँ, लेकिन यही गलती नहीं करना है। यहाँ पे हम लोग को dq फाइंड करना है, क्योंकि ये चार्ज वाला डेंसिटी पढ़ रहे हैं। तो dq इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, सरफेस चार्ज डेंसिटी, है ना, सिग्मा इंटू dA। क्लियर है? तो देखिए सिग्मा हम लोग क्या यहाँ पे क्या फाइंड किए थे, q अपॉन a। तो इस केस में q कितना है, इस डिस्क पे टोटल चार्ज कितना है, q। तो हमने q लिख दिया अपॉन ये जो q प्रेजेंट है वो कितने एरिया पे प्रेजेंट है, तो पूरा डिस्क पे प्रेजेंट है। और डिस्क एरिया हम लोग जानते हैं कितना होता है, πr²। ये तो हो गई सिग्मा। अब dA, तो dA हम लोग यहाँ फाइंड किए हैं, है ना, 2πr इंटू dr। ये आ गए हमारे पास dq। तो देखिए मेन यही होता है कि हम लोग dq कैसे फाइंड किए, ठीक है, क्योंकि हमको आगे चल के dq ही फाइंड करना है। क्लियर है? अगर यहाँ तक क्लियर है तो हम लोग आगे मूव करें। तो चलिए हम लोग इसमें थर्ड पॉइंट की बात करते हैं, वॉल्यूम मास डेंसिटी। ठीक है, तो चलिए इसमें सबसे पहले हम लोग देखने वाले हैं आखिर वॉल्यूम मास डेंसिटी फाइंड करते हैं तो किस तरह के ऑब्जेक्ट के लिए करते हैं। यहाँ जैसा कि नाम से आप देख सकते हैं वॉल्यूम मास डेंसिटी है, यानी वैसा ऑब्जेक्ट जिसके लिए हम लोग वॉल्यूम फाइंड करते हैं, उस ऑब्जेक्ट के लिए वॉल्यूम मास डेंसिटी डिफाइंड होता है। तो यहाँ क्वेश्चन आता है कि आखिर हम लोग किस तरह के ऑब्जेक्ट के लिए वॉल्यूम फाइंड करते हैं। तो देखिए आप बहुत बार हम लोग पढ़े भी होते हैं, जैसे कि एक सॉलिड स्फीयर पढ़े थे। सॉलिड स्फीयर का मतलब क्या हुआ, वो कहीं से खाली नहीं होगा। यानी मान लीजिए कोई फुटबॉल है जिसके अंदर पूरी तरह से हम पानी भर दें, है ना, तो एक सॉलिड की तरह हो गया ना, यानी उसके अंदर कहीं खाली नहीं है, तो एक सॉलिड स्फीयर बोल सकते हैं। तो सॉलिड स्फीयर जैसे सॉलिड टर्म आया तो उसके लिए हम लोग क्या करते हैं, वॉल्यूम फाइंड करते हैं। तो जिस ऑब्जेक्ट के लिए हम लोग वॉल्यूम फाइंड करते हैं उसके लिए वॉल्यूम मास डेंसिटी डिफाइन करता है, जिसमें हम अभी हम लोगों ने देखा है कि सॉलिड स्फीयर जैसे हो गया, या दूसरा आप तरह से सॉलिड सिलेंडर भी ले सकते हैं। अगर कोई सॉलिड सिलेंडर है, यानी इसका मतलब क्या हुआ कि अगर कोई सिलेंडर है, ठीक है, उसके अंदर खाली नहीं है, पूरी तरह से क्या है, अंदर से भी पूरी तरह से भरा हुआ है ना, अंदर से भी क्या है, वो पूरी तरह से भरा हुआ है। तो ये सॉलिड स्फीयर, इसको सॉलिड सिलेंडर बोलेंगे। तो इसके लिए क्या फाइंड करते हैं, इसके लिए जो डिफाइन होता है वो वॉल्यूम डिफाइन होता है। जैसा कि अभी हम लोगों ने पढ़ा था कि सॉलिड स्फीयर है, अगर सॉलिड स्फीयर है तो कैसा होगा, वो फुटबॉल के अंदर क्या होगा, कोई खाली जगह नहीं होगा, पूरी तरह से फुटबॉल के अंदर क्या होगा, भरा हुआ होगा। तो इस तरह के ऑब्जेक्ट के लिए हम लोग क्या डिफाइन करते हैं, वॉल्यूम। यानी वैसा ऑब्जेक्ट जो सॉलिड कह सकते हैं, सॉलिड हो, उसके लिए हम लोग वॉल्यूम फाइंड करते हैं, और जिस ऑब्जेक्ट के लिए वॉल्यूम फाइंड करते हैं उसी के लिए वॉल्यूम मास डेंसिटी डिफाइन होता है। तो चलिए हम लोग इसका पहले डेफिनेशन देखेंगे कि आखिर किस तरह की डेफिनेशन है वॉल्यूम मास डेंसिटी की। यूनिट वॉल्यूम में, यूनिट वॉल्यूम मतलब 1 वॉल्यूम में, है ना, 1 मीटर क्यूब वॉल्यूम में। तो यूनिट वॉल्यूम में जितना मास होगा उसी को हम लोग वॉल्यूम मास डेंसिटी बोलते हैं। ठीक है, इसी को अगर हम अच्छे से लैंग्वेज वाइज बोले तो क्या होगा, मास प्रेजेंट इन यूनिट वॉल्यूम। सेकेंड टर्म इस तरह, अगर थर्ड वर्ड में इसी को अगर बोलना चाहे तो मास पर यूनिट वॉल्यूम जो होगा वॉल्यूम मास डेंसिटी होता है। ठीक है, तो चलिए हम लोग सबसे पहले इसको कैलकुलेट करने की कोशिश करते हैं। तो जैसा कि हम लोग अभी बात किया था सॉलिड स्फीयर के बारे में, तो यहाँ पे हम लोग सॉलिड स्फीयर ही लेते हैं। ठीक है, जो क्या होगा, अंदर से पूरी तरह से इस तरह से भरा हुआ होगा, कहीं से खाली नहीं होगा, फुटबॉल की तरह। वो अंदर से फुटबॉल क्या है, भरा हुआ है ना, फुटबॉल खाली नहीं है। तो इसके लिए हम लोग वॉल्यूम डिफाइन करते हैं, वॉल्यूम फाइंड करते हैं ना, क्योंकि ये सॉलिड स्फीयर है। कौन सा स्फीयर है, सॉलिड स्फीयर। इसमें मिस्टेक नहीं करेंगे, है ना, इसको डिस्क नहीं समझना है, क्योंकि इसमें 3D तो हम बना नहीं सकते ना, ऐसे गोल नहीं बना सकते। तो ऐसा ही दिख रहा है, सॉलिड स्फीयर है, ये गोल है। ठीक है, डिस्क जबकि क्या होता था, एक प्लेन में होता था, CD कैसेट की तरह, तो जिसका मास गिवन है यहाँ सॉलिड स्फीयर का m और रेडियस r, ये गिवन है। अब देखिए यहाँ ध्यान से अगर देखें तो V वॉल्यूम में कितना मास है, m, तो 1 वॉल्यूम में कितना होगा, m अपॉन v।
अभी अभी हम लोगों ने बात किया था यूनिट वॉल्यूम में जितना मास प्रेजेंट होता है वही तो वॉल्यूम मास डेंसिटी होता है। तो यहाँ ध्यान से देखिए, ये 1 जो है वो क्या है, यूनिट वॉल्यूम है तो उसमें कितना मास है, m/v। तो यही हमारा क्या हुआ, वॉल्यूम मास डेंसिटी। ठीक है, तो वॉल्यूम मास डेंसिटी को हम लोग किस टर्म से किस शॉर्टकट से डिफाइन करते हैं, तो चलिए वॉल्यूम को भी हम क्या करते हैं, किसी नाम से डिनोट कर देते हैं। तो वॉल्यूम मास डेंसिटी को रो से डिनोट किया जाता है। तो यहाँ पे रो इज इक्वल्स टू क्या लिख सकते हैं, m/v, है ना। तो ये फॉर्मूला निकल के आया वॉल्यूम मास डेंसिटी का। ठीक है, ये तो चलिए आसान है, यहाँ तक हम लोग इजीली, चलो ये डिफिनेशन पता है कि यूनिट वॉल्यूम में कितना मास होगा वही हमारा वॉल्यूम मास डेंसिटी, हमारा नहीं मतलब इस सॉलिड स्फीयर का यूनिट वॉल्यूम मास डेंसिटी हो जाएगा। ठीक है, अब हम लोग को बेसिकली ये फाइंड कैसे, इसका यूज किस तरह से करेंगे। हम लोग आखिर चैप्टर जब पढ़ते हैं उसमें जब क्वेश्चंस आते हैं तो वहाँ पे इसका किस तरह से यूज होता है वो इम्पोर्टेंट होता है। तो चलिए हम लोग उसको समझते हैं एक एग्जाम्पल के हिसाब से। अब ये एग्जाम्पल नहीं है, गोल्डन की है, जैसा कि हमने पहले भी बोला है। ठीक है, तो ये एग्जाम्पल क्या है, हमने इसी सॉलिड स्फीयर को यहाँ उठा के रख दिया। क्या किया, यहाँ उठा के रख दिया। अब ये सॉलिड स्फीयर है, क्या है, सॉलिड स्फीयर। अब अगर आप ध्यान दें तो एक सॉलिड स्फीयर अगर फुटबॉल है तो वो किस तरह के छोटे छोटे एलिमेंट से मिलके बना होगा, आप ध्यान से सोचिए। देखिए जैसे स्फीयर है तो स्फीयर क्या था, एक फुटबॉल था जिसके अंदर खाली था तो उसको हम लोग स्फीयर बोल दिए थे। अब उसी दूसरे केस में क्या किया, फुटबॉल लिया जो कि अंदर से भी भरा हुआ है, कहीं से खाली नहीं है, है ना। तो इस केस में हमने क्या बोल दिया, इसको सॉलिड स्फीयर। तो क्या हम ऐसा नहीं कर सकते, जो हम सॉलिड स्फीयर एक फुटबॉल को सॉलिड बना के हमने माना है उसके सेंटर पे यानी उसके अंदर एक क्रिकेट का बॉल रख दे, इतना बड़ा, यानी छोटा सा एक क्रिकेट का बॉल। क्रिकेट का बॉल क्या होता है, अंदर से खाली होता है और उसका लेयर थोड़ा थिक होता है ना, मोटा होता है, ऐसा लेयर मोटा होता है क्रिकेट बॉल का, ये हो गया। फिर एक छोटा सा बॉल लिया, फिर उससे थोड़ा सा बड़ा, यानी अगर मान लीजिए छोटा सा जो बॉल लिया मैंने क्रिकेट का बॉल, उसका रेडियस 8 था, तो फिर मैंने उससे जस्ट बड़ा जो रेडियस वाला जो फुटबॉल बॉल लिया है, क्रिकेट का बॉल, जिसका रेडियस क्या है, पहले वाले छोटे वाले बॉल के रेडियस से थोड़ा सा बड़ा रेडियस, यानी dr बड़ा रेडियस। ठीक है, ऐसा लिया, समझ में आ रहा है। तो हमने क्या किया, सॉलिड स्फीयर जो फुटबॉल है उसके अंदर हमने एक क्रिकेट बॉल लिया, ऐसा ऐसा क्या किया हमने, एक छोटा सा क्रिकेट बॉल का एक लेयर लिया जो सेंटर से कितने डिस्टेंस पे है, स्मॉल r डिस्टेंस पे, समझ में आया। फिर दूसरा हमने बॉल लिया इस तरह से। दूसरा क्यों लिया, क्योंकि हम जानते हैं ना, क्योंकि एक बॉल से तो पूरा फुटबॉल बना नहीं है सॉलिड स्फीयर। ये क्या किया, छोटे छोटे क्रिकेट बॉल को, अलग अलग रेडियस के क्रिकेट बॉल को क्या किया हमने, ऐसे कंबाइंड किया है। क्या किया है, कंबाइंड किया है। तो यहाँ पे हम लोग केवल एक कम्बिनेशन दिखा रहे हैं, ठीक है, कि एक r रेडियस पे आए और फिर क्या किया, फिर दूसरा एक स्फीयर लिया, यानी क्रिकेट बॉल लिया जिसका रेडियस r + dr है, यानी इसका थिकनेस कितना है, dr है। समझ में आया। तो ये हमारा छोटा सा एलिमेंट है। अब इसी छोटे से एलिमेंट पे कितना मास होगा, यानी मान लेते हैं dm, ये छोटे से एलिमेंट पे मास जो है वो कितना है, dm। ठीक है, और छोटे से एलिमेंट का जो वॉल्यूम है वो dv ले लेते हैं। और ये जो हमारे पास जो कंप्लीट सॉलिड स्फीयर था उसका मास m और रेडियस r ये गिवन है, जैसा कि हम लोगों ने यहाँ पे लिखा है। अब इस केस में मुझे dm फाइंड करना है, तो चलिए dm देख लेते हो कैसे फाइंड करेंगे। तो dm फाइंड करना है, ठीक है। तो यूनिट वॉल्यूम में अगर पता हो मुझे कि कितना मास है, उसमें उस वॉल्यूम से मल्टीप्लाई कर देंगे जितने पे फाइंड करना होगा, तो dm फाइंड हो जाएगा। ठीक है, तो देखिए यूनिट वॉल्यूम में कितना मास प्रेजेंट है, तो यहाँ से रो ही तो होता है हमारा। रो क्या होता है, वॉल्यूम मास डेंसिटी, यानी मास प्रेजेंट इन यूनिट वॉल्यूम। तो यूनिट वॉल्यूम में कितना है, m/v, यानी रो। तो यहाँ से dm = रो लिख सकते हैं, इनटू कितना वॉल्यूम में मास फाइंड करना है, dv में। तो यहाँ रो × dv कर दिया। समझ में आया। ठीक है, यहाँ तक ये समझ में आ गया। अब चलिए इसी को नेक्स्ट स्टेप में लिखते हैं। तो dm = क्या लिख सकते हैं, रो क्या होता है, m/v। तो इस सॉलिड स्फीयर का m कितना है, m, जो कि गिवन है m। अब वॉल्यूम, इसके वॉल्यूम, तो वॉल्यूम सॉलिड स्फीयर का वॉल्यूम क्या होता है, हम लोग जानते हैं 4/3 πr3। अगर नहीं जानते हैं तो इसको याद करना पड़ेगा। ठीक है, ये हो गया m/v × dv। तो dv अब फाइंड करना है। अब dv कैसे फाइंड करेंगे, तो देखिए ये क्या है, क्रिकेट का बॉल जैसा कि बोला था ना। तो एक r रेडियस का हमने होलो स्फीयर लिया ना, और होलो स्फीयर का एरिया कितना होता है, 4πr²। तो यहाँ तो वॉल्यूम फाइंड करना है, तो फिर एरिया का बात क्यों कर रहे हैं, वो इसीलिए कर रहे हैं क्योंकि वॉल्यूम जो होता है वो एरिया × थिकनेस यानी h होता है। जैसा कि अगर देखिए, अगर आप
सिलेंडर की बात करें, अगर आप सॉलिड सिलेंडर की बात करें या किसी भी सिलेंडर की बात करें, तो मान लीजिए ये रेडियस अगर बेस का r है, इसका हाइट अगर h है, तो इसका वॉल्यूम कितना होगा? तो इसका वॉल्यूम जो आएगा, ठीक है, वो कितना आता है? एरिया, बेस का एरिया, यानी ये बेस का एरिया कितना है? तो सर्कल है बेस में, तो पाई आर स्क्वायर इंटू हाइट h। तो यहाँ कह सकते हैं एरिया इंटू हाइट, ये जो होता है वो वॉल्यूम होता है बिल्कुल। और हाइट को हम थिकनेस की तरह ही तो ट्रीट कर सकते हैं कि कितना थिक है, मतलब कितना, तो ज़्यादा हो गया ना। अब थिक का मतलब क्या होता है? छोटा है, इसमें यहाँ थोड़ा ज़्यादा हो गया, इसलिए इसको हम हाइट बोल दिए, है तो अल्टीमेट ये थिकनेस ही तो है, ठीक है। तो यहाँ पे हम डी फाइंड करने के लिए बोल सकते हैं कि ये जो होलो स्फीयर था उसका एरिया कितना है, जैसे एरिया इंटू थिकनेस करेंगे तो एरिया कितना होता है? 4 पाई आर स्क्वायर। तो 4 पाई आर स्क्वायर, एक आर रेडियस का जो होलो स्फीयर लिया था, छोटा सा जो क्रिकेट का बॉल लिया था, उसका ये एरिया है जो कि होलो स्फीयर था, ठीक है। इंटू अब डी वॉल्यूम फाइंड कर रहे हैं ना, तो यहाँ क्या होगा? एच, यानी थिकनेस। तो ये होलो स्फीयर का जो थिकनेस है, यानी जो क्रिकेट बॉल रखा था, तो क्रिकेट बॉल का थिकनेस कितना था? डी आर। तो हमने सिंपल यहाँ क्या कर दिया? डी आर। ये क्या निकल के आ गया? डी एम। यही होता है जो फाइंड करना होता है, ठीक है। तो ये समझ में आना बहुत ज़रूरी है। यहाँ पे जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट समझना होता है ये लिखना, डी वी, कि हमने डी वी कैसे लिख लिया, ठीक है। तो सिंपल हमने क्या किया था, एक आर रेडियस का एक स्फीयर लिया था, फिर उस छोटा सा स्फीयर जो कि क्रिकेट बॉल की तरह था, फिर उसने क्या किया, एक उससे जस्ट बड़ा एक स्फीयर लिया था जिसका रेडियस पहले वाले रेडियस से डी आर ज़्यादा था। तो उसका क्या मतलब है कि इसका थिकनेस जो होगा वो डी आर हो गया। अब पहले वाले रेडियस तो पता ही है आर है, तो आर रेडियस का जो होलो स्फीयर है उसका एरिया कितना हो गया? 4 पाई आर स्क्वायर इंटू जो इसका थिकनेस है वो कितना हो गया? डी आर, क्योंकि वॉल्यूम जो होता है वो एरिया इंटू एच, यानी एरिया इंटू थिकनेस बोल सकते होता है। तो यहाँ तक समझ में आ गया कि हम लोग डीएम कैसे फाइंड किए, ठीक है। अगर इस केस में वॉल्यूम मास डेंसिटी समझ में आ जाता है, तो फिर वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी में तो कुछ वैसे भी रखा हुआ नहीं है, क्योंकि अभी तक हम लोगों ने लीनियर और सरफेस के केस में देख लिया है कि केवल जहाँ मास लिखा होता है वहाँ केवल क्या आ जाता है? चार्ज, ठीक है। बाकी सब कुछ तो प्रोसेस सेम एज इट इज रहता है। तो चलिए अब हम लोग फटाफट देख लेते हैं। इसमें थर्ड हेडिंग डालेंगे, क्या डालेंगे? वॉल्यूम क्या? चार्ज, वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी, वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी। इसको भी हम लोग क्या करेंगे? सिंपल रो से डिनोट कर देंगे। इसमें भी कुछ ज़्यादा अलग नहीं करना है ना। जैसा मास में हम लोगों ने डिनोट किया था रो से, सेम वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी को भी रो से डिनोट कर देंगे। अब चलिए इस केस में सेम जैसा कि सॉलिड स्फीयर लिया था, इस केस में भी सॉलिड स्फीयर ही लेंगे। तो मान लीजिए ये एक सॉलिड स्फीयर है, फुटबॉल के अंदर क्या भरा हुआ? खाली नहीं। तो अब देखिए यहाँ हमने चार्ज की बात कर रही है, तो इस सॉलिड स्फीयर जो है उस पर मान लीजिए चार्ज क्यू है, रेडियस इसका आर है, और इसका वॉल्यूम वी है। कुछ भी हो सकता है वी, है ना, वो शेप डिपेंड करता है कि सॉलिड, ये जो सॉलिड जो भी ऑब्जेक्ट है वो किस शेप का है। तो यहाँ हमने स्फीयर लिया है, ठीक है, या किसी भी शेप का हो सकता है ये सॉलिड स्फीयर। तो चलिए हम लोग देखते हैं कि ये वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी आखिर क्या होता है। तो जैसा कि वॉल्यूम मास डेंसिटी के बारे में बोला था कि यूनिट वॉल्यूम में जो मास प्रेजेंट होता है उसी को वॉल्यूम मास डेंसिटी बोला जाता है ना। सेम उसी तरह यहाँ भी होगा, केवल मास चार्ज से रिप्लेस हो जाएगा। तो यहाँ क्या बोलेंगे? यूनिट वॉल्यूम में जो चार्ज प्रेजेंट होगा उसी को हम लोग वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी बोल देंगे, है ना, यानी चार्ज प्रेजेंट इन यूनिट वॉल्यूम, ठीक है। इसी को अगर थर्ड लैंग्वेज में बोले तो चार्ज पर यूनिट वॉल्यूम। तो इसको कैसे फाइंड करेंगे? चलिए देखते हैं। वी वॉल्यूम में कितना चार्ज है? क्यू। तो यूनिट वॉल्यूम में कितना हो गया? क्यू अपॉन वी, है ना। और देखिए यूनिट वॉल्यूम में क्यू अपॉन वी, तो यूनिट वॉल्यूम में जो चार्ज होता है वही तो होता है चार्ज, ये वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी। तो वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी को किससे डिनोट करते हैं? रो से। तो रो इज इक्वल्स टू क्या हो गया? क्यू अपॉन वी। ये तो चलिए सिंपल फॉर्मूला है ना, ये तो बहुए वाली है, बहुत जल्दी कैलकुलेट हो जाती है। मेन हमारा क्या होता है? जो गोल्डन की होता है वो एग्जाम्पल, क्योंकि हम लोग जो फाइंड करेंगे आगे जो भी चैप्टर्स आएंगे, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स या सेंटर ऑफ मास 11th में पढ़ते हैं, है ना, या फिर उसके अलावा रिजिड बॉडी डायनेमिक्स पढ़ते हैं जिसे रोटेशनल मैकेनिक्स बोलते हैं। तो उसमें हम लोग बेसिकली यहाँ जो एग्जाम्पल देख रहे हैं ये फाइंड करना होता है, ठीक है। तो चलिए फिर हम क्या करते हैं, यहाँ पे फिर से सॉलिड स्फीयर ले लेते हैं। जैसा कि अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे जो हमने किया, यहाँ पे जो नाम दिया था ये सॉलिड स्फीयर है, ठीक है। तो ये सॉलिड स्फीयर भले ही मैंने बोल दिया था
लेकिन ये किसी भी शेप का हो सकता था, पर इसको क्या होना चाहिए, सॉलिड होना चाहिए, ताकि सॉलिड का हम लोग वॉल्यूम फाइंड करते हैं। लेकिन यहाँ पे जो स्फीयर है इसको हमने क्या किया, फिक्स कर दिया है सॉलिड स्फीयर, क्योंकि सॉलिड स्फीयर के हिसाब से ही हम लोग यहाँ कैलकुलेशन करने वाले हैं। ठीक है, तो मान लीजिए सेम इसी तरह हमने क्रिकेट का बॉल लिया, एक होलो स्फीयर लिया, इस तरह से अंदर तो खाली होगा यहाँ से आर रेडियस पे, फिर उससे बड़े वाले स्फीयर लिया होलो स्फीयर, जो कि पहले वाली यानी छोटी होलो स्फीयर से कितना उसके कितनी बड़ी रेडियस की है, डी आर बड़ी रेडियस की, तो यानी इस जो हमने ये थिकनेस लिया वो कितना हो गया, डी आर। ठीक है, सेंटर से आर डिस्टेंस पे जाके एक होलो स्फीयर लिया, फिर आर से बड़ा रेडियस यानी डी आर बड़ा रेडियस का दूसरा होलो स्फीयर लिया। ठीक है, तो ये दोनों का थिकनेस कितना होगा, डी आर। अब देखिए इसका हम लोग जानते हैं चार्ज कितना है इस पर, क्यू, और रेडियस आर, ये गिवन होगा। अब बेसिकली ये जो छोटा सा एलिमेंट है ये, इसका हम लोग को क्या फाइंड करना है, डी क्यू, यानी छोटा सा जो एलिमेंट लिए हैं उस पर कितना चार्ज होगा, और डी क्यू अगर फाइंड करना है तो डी वी की भी ज़रूरत पड़ने वाली है। तो मान लेते हैं इसका वॉल्यूम जो है डी वी है। ठीक है, तो अब देखिए डी क्यू अगर बात करें फॉर्मूले से, तो डी क्यू क्या होगा, यूनिट वॉल्यूम में जो चार्ज होगा वो कितना होता है, रो इंटू कितना वॉल्यूम में फाइंड करना है, तो डी वी वॉल्यूम में। अब डी वी वॉल्यूम हम लोग यहाँ से देख सकते हैं, ये आर रेडियस का जो होलो स्फीयर था उसका एरिया कितना है, 4 पाई आर स्क्वायर इंटू, अब इसका थिकनेस कितना है, डी आर। ये कैसे लिखा, क्योंकि वॉल्यूम जो होता है वो एरिया इंटू थिकनेस, तो आर रेडियस का जो होलो स्फीयर है उसका एरिया 4 पाई आर स्क्वायर हो गया, और उसके बाद जो थिकनेस बाहर तक आया है वो डी आर थिकनेस था। तो ये जो हमने छोटा सा एलिमेंट लिया उसका वॉल्यूम 4 पाई आर स्क्वायर इंटू डी आर आया। ठीक है, अब हम लोग सिंपल क्या करेंगे, इसकी वैल्यू इसमें पुट कर देंगे, तो डी क्यू फाइंड हो जाएगा। डी क्यू इक्वल्स टू रो, देखिए रो क्या होता है, क्यू बाई वी। तो क्यू क्या, जो इस ऑब्जेक्ट पे, इस सॉलिड स्फीयर पे प्रेजेंट होगा, तो कितना चार्ज है, तो टोटल कितना चार्ज है, क्यू, कितना वॉल्यूम में है, तो इसका टोटल वॉल्यूम में है ना ये चार्ज, तो इसका टोटल वॉल्यूम कितना होगा, 4/3 पाई आर क्यू। ये याद होना चाहिए, तो बहुत पुरानी बात है, अगर याद नहीं है तो ये याद कर लेंगे कि सॉलिड स्फीयर का वॉल्यूम जो होता है वो 4/3 पाई आर क्यूब होता है, इंटू हम लोगों ने डी वी फाइंड किया था जो कि यहाँ पुट कर देंगे, 4 पाई आर स्क्वायर इंटू डी आर। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोगों ने देखा कि वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी कैसे फाइंड आउट करते हैं। ठीक है, तो अभी तक हम लोगों ने जैसा कि जितने टाइप्स के डेंसिटी होते हैं वो सभी हम लोगों ने एक दूसरे से कंपेयर करके देख लिया कि मास डेंसिटी के केस में कैसे होता है और चार्ज डेंसिटी के केस में कैसे होता है। ठीक है, तो जैसा कि हम लोग यहाँ पे देख रहे हैं मास, अगर लीनियर मास डेंसिटी की बात करें तो लीनियर का मतलब क्या, किससे था, लेंथ से, यानी जिस ऑब्जेक्ट के लिए लेंथ डिफाइन होता है उसके लिए हम लोग लीनियर मास डेंसिटी डिफाइन किए थे। उसी तरह लीनियर चार्ज डेंसिटी। दूसरा हम लोगों ने देखा था सरफेस मास डेंसिटी, यानी सरफेस जैसा कि नाम से ही क्लियर था, जिस ऑब्जेक्ट के लिए हम लोग एरिया फाइंड करते हैं। क्या फाइंड करते हैं, एरिया। तो जिस ऑब्जेक्ट के लिए हम लोग एरिया फाइंड करेंगे उस ऑब्जेक्ट के लिए हम लोग सरफेस मास डेंसिटी डिफाइन किए थे। ठीक है, और उसी तरह यहाँ पे सरफेस चार्ज डेंसिटी डिफाइन किया था। फिर तीसरा पॉइंट हमने वॉल्यूम मास डेंसिटी की बात किया था। तो वॉल्यूम किसके लिए हम लोग फाइंड करते थे, किस टाइप के ऑब्जेक्ट के लिए, तो सॉलिड, एक तरह से कह सकते हैं कि वैसा ऑब्जेक्ट जो सॉलिड हो, यानी जिसके अंदर से खाली ना हो, पूरी तरह से अंदर से भी भरा हुआ हो, उसको हम लोग सॉलिड बोल सकते हैं, सॉलिड ऑब्जेक्ट। और सॉलिड ऑब्जेक्ट के लिए हम लोग वॉल्यूम फाइंड करते हैं, यानी वैसा ऑब्जेक्ट जिसके लिए हम लोग वॉल्यूम फाइंड करते हैं उस ऑब्जेक्ट के लिए वॉल्यूम मास डेंसिटी डिफाइन होता है। ठीक है, और सेम इसी तरह जिस तरह वॉल्यूम मास डेंसिटी डिफाइन होता है, सेम उसी तरह वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी भी डिफाइन होता है। बस चेंज कितना का होता है कि वॉल्यूम मास डेंसिटी में जहाँ जहाँ मास होता है, बस चार्ज के केस में मास किससे रिप्लेस हो जाता है, चार्ज से। बाकी सभी प्रोसेस सेम रहता है। तो यहाँ पे हम लोग दोनों को कंपेयर करके, मास डेंसिटी और वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी दोनों को कंपेयर करके देखा है कि किस तरह से दोनों में कितना कम का डिफरेंस है। यानी एक अगर हम सीख जाते हैं निकालना तो दूसरा ऑटोमेटिक निकल आता है। ठीक है, तो आई होप कि आप लोगों को ये समझ में आया होगा, और अगर आपको इसमें कहीं भी अगर प्रॉब्लम होता है तो आप फिर से वीडियो को रिपीट करके देख सकते हैं। और इसमें जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट था, तो हमने तीनों केस में जो एग्जाम्पल करा था नीचे, वो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट था। लोग छोटा जो एलिमेंट लेते हैं, एलिमेंट लेने से पहले हम लोग ये देखते हैं कि आखिर वो जो ऑब्जेक्ट है वो किस टाइप के छोटे छोटे एलिमेंट से मिलके बना होगा। जैसे रॉड था तो छोटे छोटे dx थिकनेस से मिलके बना था, इसलिए हमने स्मॉल एलिमेंट dx लिया था। फिर दूसरा केस हमने सरफेस देखा था, सरफेस मास डेंसिटी के,
तो सरफेस मास डेंसिटी के केस में हमने क्या किया था, एक छोटा एलिमेंट रिंग लिया था। क्यों लिया था? क्योंकि हमने देखा था कि डिस्क जो होता है, क्योंकि डिस्क क्यों हम बात कर रहे हैं, क्योंकि हमने डिस्क का एग्जाम्पल लिया था, तो वहाँ पे जो डिस्क जो था वो छोटे छोटे रिंग से मिलकर बना हुआ था, इसलिए हमने जो छोटा एलिमेंट लिया था वो रिंग का लिया था। सेम उसी तरह यहाँ जो वॉल्यूम मास डेंसिटी कैलकुलेट किए थे, तो यहाँ पे एक तरह से हमने वॉल्यूम सॉलिड स्फीयर किसको डिफाइन किया था कि फुटबॉल के अंदर भी अगर पूरी तरह मटेरियल भरी पड़ी हो, कहीं खाली ना हो अंदर, तो उसको हम सॉलिड बोल देते हैं और उसके लिए वॉल्यूम हम लोग टर्म डिफाइन कर देते थे। ठीक है, तो उसमें हम लोग क्या देखा था कि फुटबॉल के अंदर अगर भरा हुआ है तो उसके हम सेंटर पे यानी अंदर में एक क्रिकेट का बॉल रखे छोटा सा, फिर उससे जस्ट जिया रेडियस बड़ा वाला दूसरा बॉल रखे, फिर उससे नेक्स्ट बड़ा रेडियस वाले बॉल रखे, तो इस तरह होते होते क्या होगा, वो सेम फुटबॉल का शेप ले लेगा। तो यानी छोटा सा जो एलिमेंट था जिससे मिलकर बना हुआ था ये सॉलिड स्फीयर, वो कैसा एलिमेंट था, स्फीयर। कैसा स्फीयर, होलो स्फीयर, है ना, क्योंकि आर रेडियस पे जाके हमने क्या किया था, एक होलो स्फीयर, इसके अंदर तो खाली ही था तो इसलिए होलो नाम दे दिया था, जिसका थिकनेस कितना था, dr। तो हमने छोटा एलिमेंट उसको लिया था जिस एलिमेंट से मिलकर वो कंप्लीट ऑब्जेक्ट बना हुआ था। ये कंसेप्ट क्लियर है? उसी के अकॉर्डिंग हमने dm और dq कैलकुलेट किया था। ठीक है, तो आई होप आप लोगों को यहाँ तक सब कुछ समझ में आया होगा, क्योंकि डेंसिटी से रिलेटेड इससे ज़्यादा आपको कहीं भी नहीं बताया जा सकता। यहाँ कंप्लीट आपको छोटी छोटी बातों को ध्यान रखकर बताया गया है, इसीलिए अगर आपको कहीं भी प्रॉब्लम होता है तो आप फिर से जाइए उस क्लिप पे और फिर उसको आप देखिए और उसको खुद से सोल्व करने की कोशिश कीजिए। ठीक है, तब तक के लिए इतना ही। जय हिंद।